महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, शांति को बलपूर्वक नहीं रखा जा सकता, इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये बात आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो एक तनाव सा पनप रहा है, उसके संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। आज हम अफगानिस्तान से आ रही उन हालिया खबरों का जरा गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें काबुल और पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में कुछ कथित हवाई हमलों की बात कही गई है। हाँ। शक तो यही है कि ये हमले पाकिस्तान ने किए हैं। हालांकि देखिए, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सही बात है, पुष्टि का न होना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है। हाँ, हमारे पास इस स्थिति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। खासकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF का एक विश्लेषण है। ये विश्लेषण इन कथित हमलों के विवरण, उनके पीछे का जो संदर्भ है, पाकिस्तान की संभावित मंशाएं क्या हो सकती हैं और सबसे जरूरी इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इन सब पर रोशनी डालता है। और देखिए, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समसामयिक मामलों पर नजर रखते हैं, खासकर UPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, उनके लिए घटनाक्रम कई अहम सवाल खड़े करता है। और हाँ, प्रीलिम्स के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इन स्रोतों के आधार पर, मुख्य रूप से ORF के विश्लेषण को देखते हुए, इन कथित हमलों की तह तक जाएं, इनकी पृष्ठभूमि को समझें और इसके जो संभावित नतीजे हो सकते हैं, उन पर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। जो रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक हवाई हमले हुए हैं। हाँ। जगहें हैं काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाके। लेकिन इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि ये हमले लड़ाकू विमानों से किए गए या ड्रोन से। अच्छा। कम से कम एक गाड़ी को निशाना बनाने की जो खबर है, वो ड्रोन के इस्तेमाल की तरफ इशारा करती है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो दावा कर रहे हैं कि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये कंफ्यूजन तो है। और यहाँ सबसे अहम बात, जैसा आपने कहा, पुष्टि का अभाव है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। खासकर काबुल में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के नेताओं को निशाना बनाने वाला हमला बताया जा रहा है, उसकी तो बिल्कुल नहीं। और अमेरिकी संलिप्तता की भी अटकलें लगाई जा रही है। मतलब क्या अमेरिका ने कोई तकनीकी मदद दी या इंटेलिजेंस शेयर किया या सीधे तौर पर एक्शन में शामिल था? ये सब फिलहाल आप कह सकती हैं सिर्फ कयास ही हैं। अच्छा। और माना जा रहा था कि मुख्य निशाना TTP का अमीर नूर वली महसूद था। लेकिन हमले के तुरंत बाद एक कथित ऑडियो क्लिप जारी हुई। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। उस क्लिप में दावा किया गया कि महसूद उस वक्त अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही कबायली जिलों में मौजूद था। ओहो, तो मतलब निशाना चूक गया या निशाना था ही नहीं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, ये पुष्टि का ना होना ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई ताकत का इस्तेमाल किया हो। पहले भी हुआ है। नहीं, पहले भी हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहले के ऐसे हमले वो आमतौर पर दूर दराज के मुश्किल पहुंच वाले सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित रहते थे। सही कहा। ये शायद पहली बार है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल निशाने पर आई है। और यही बात इस घटना को असाधारण बना देती है। मतलब काबुल पर हमला सीमावर्ती इलाकों में हुए पिछले हमलों से आप कह सकती हैं गुणात्मक रूप से भिन्न है। कैसे? जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सीमा पर होने वाली जो झड़पें थीं या छोटे मोटे हमले थे, उनको तालिबान शायद अनदेखा कर सकता था या कम से कम उन पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देता था जिससे पाकिस्तान के साथ रिश्ते पूरी तरह बिगड़ जाएं। लेकिन राजधानी पर हुए हमले को नजरअंदाज करना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन। हाँ, ये बात तो है। हालांकि शुरुआती जो आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आईं, जैसे तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की या काबुल पुलिस प्रमुख की, वो काफी सधी हुई, संयमित रहीं। हाँ, रही तो थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संयम बना रह सकता है? राजधानी पर हुए इस कथित पाकिस्तानी हमले के बाद तालिबान पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का दबाव तो यकीनन बढ़ेगा ही, अंदरूनी दबाव भी होगा। और यहीं एक अहम मोड़ आता है। अगर तालिबान कड़ा रुख नहीं अपनाता तो उसकी अपनी वैधता, उसकी शासन की पकड़, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि तालिबान के जो सर्वोच्च नेता हैं, अमीर उल मोमिनीन, उनके अधिकार को भी चुनौती मिल सकती है। हाँ, ये खतरा तरह। देखिए, तालिबान के पास पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की सीधी सैन्य क्षमता तो है नहीं। सही बात। उनके पास ना तो कोई खास वायुसेना है, ना ही कोई प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल असहाय हैं। उनके पास प्रतिक्रिया देने के और तरीके मौजूद हैं। अच्छा।
ORF के विश्लेषण के अनुसार मोटे तौर पर देखें तो तालिबान के सामने 4 संभावित रास्ते नजर आते हैं। 4 रास्ते कौन कौन से हो सकते हो? पहला विकल्प है कुछ ना करना, मतलब थोड़ा बहुत विरोध जताया और फिर मामले को ठंडा पड़ जाने दिया। जो अभी तक दिख रहा है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, इस तरह के संयम से तालिबान की वैधता पर गंभीर सवाल उठेंगे। ये धारणा बन सकती है कि तालिबान या तो पाकिस्तान से डर गया है या फिर पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रिश्तों की वजह से कोई समझौता कर रहा है। और जमीनी लड़ाके? हाँ, वहीं आ रही थी। भले ही टॉप लीडरशिप तनाव ना बढ़ाना चाहे, जमीनी स्तर पर जो लड़ाके हैं उनमें तो बदले की भावना मजबूत होगी ही। सही है। दूसरा विकल्प क्या? दूसरा विकल्प है जिसे हम कह सकते हैं नरमी से बोलो, सख्ती से काम करो। अच्छा, ये क्या? इसका मतलब ये हो सकता है कि तालिबान अपने लड़ाकों पर लगे वो प्रतिबंध हटा दे जो उन्हें TTP में शामिल होने या पाकिस्तान के अंदर हमलों में हिस्सा लेने से रोकते हैं। ओहो, मतलब प्रॉक्सी तरीके से बदला। हाँ, एक तरह का अप्रत्यक्ष प्रतिशोध। और तीसरा रास्ता ज्यादा सीधा है, पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से युद्ध की घोषणा करना और बदला लेने के लिए अपने गुरिल्ला लड़ाकों को सीमा पार भेजना। ये सीधे टकराव का रास्ता होगा। ये तो काफी गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल। और चौथा विकल्प, जिसकी संभावना काफी कम मानी जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के हमलों का तालिबान पर सकारात्मक असर पड़े। सकारात्मक मतलब ये कि वो दबाव में आकर TTP को अफगानिस्तान से बाहर निकालने या उनकी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने को मजबूर हो जाए। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी संभावना कम है। हाँ, कम लगती है। तो सवाल यही है कि आंतरिक दबावों और बाहरी हकीकतों को देखते हुए तालिबान इनमें से कौन सा रास्ता चुन सकता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। ये तो हुई तालिबान की संभावित प्रतिक्रियाओं की बात, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में वो TTP का मुद्दा है। बिल्कुल। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से TTP के बढ़ते हमलों से लगातार जूझ रहा है और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कि TTP और कुछ दूसरे समूह अब ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, ये एक नया मोड़ है। ये पाकिस्तान के उन दावों का खंडन करता है कि TTP के अड्डे अफगानिस्तान में हैं और तालिबान का रुख भी यही है कि भाई ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्या है, अफगानिस्तान को क्यों बीच में घसीट रहे हो। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी दुविधा है। अफगानिस्तान में बमबारी करने से शायद TTP की समस्या का कोई स्थायी हल न निकले। हाँ, इससे ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता, खासकर पंजाब में जहाँ पश्तून विरोधी भावनाएं पनप रही हैं, उसे संतुष्ट करने में कुछ हद तक मदद मिल जाए। अच्छा, घरेलू राजनीति का एंगल। हाँ, लेकिन सैन्य कार्रवाई की अपनी सीमाएं हैं और इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान को शायद अफगानिस्तान में अमेरिकी और उनसे पहले सोवियत संघ के अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। सही बात है। यहाँ एक और पहलू ये है कि इस तरह के हमलों का उल्टा असर भी हो सकता है। ये विभिन्न अफगान गुटों को, यहाँ तक कि तालिबान के विरोधियों को भी पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट कर सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। हाल की कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा गया है कि तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, जिन्हें पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान समर्थक माना जाता रहा है, हाँ, हक्कानी नेटवर्क, उन्हें भी कंधार स्थित जो मुख्य नेतृत्व है वो किनारे लगा रहा था। ऐसे में ये उम्मीद करना तो मुश्किल है कि हक्कानी अब तालिबान अमीर के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का पक्ष लेंगे। बिल्कुल नहीं। बल्कि इन कथित पाकिस्तानी हमलों की आलोचना तो पूर्व अफगान गणराज्य के कुछ सीनियर सैन्य अधिकारियों ने भी की है, जो फिलहाल तालिबान के विरोधी हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। बाहरी खतरे के सामने अंदरूनी दुश्मन भी साथ आ सकते हैं। सैन्य कार्रवाई के अलावा ORF विश्लेषण एक और संभावना की ओर इशारा करता है, जो कि काफी चिंताजनक है। कौन सी संभावना? वो है पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में अस्थिरता का एक नया दौर शुरू करने का प्रयास। अच्छा, कैसे? इसके लिए पाकिस्तान कुछ प्रॉक्सी यानी परोक्ष साधनों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे पूर्व अफगान गणराज्य के वो तत्व जो अभी भी तालिबान के खिलाफ एक निम्न स्तरीय विद्रोह कर रहे हैं। दूसरा, इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISK को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना। ISK इस क्षेत्र में सक्रिय एक और आतंकी गुट है जो तालिबान का कट्टर दुश्मन है। हाँ, ISK और तालिबान के दुश्मनी तो जग जाहिर है। और तालिबान पहले ही पाकिस्तान पर आरोप लगा चुका है कि वो बलूचिस्तान में ISK को पनाह दे रहा है। ओहो, तो मतलब पाकिस्तान ISK का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ कर सकता है? ये तो काफी खतरनाक खेल होगा। हाँ, इससे अफगानिस्तान में एक बहुत ही जटिल और गंदा प्रॉक्सी युद्ध छिड़ सकता है। और कोई प्रॉक्सी? कुछ अपुष्ट रिपोर्टें ये भी बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ पुराने प्रॉक्सी आतंकवादी समूह, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, LET, हाँ, जिसे पाकिस्तान स्थित एक प्रमुख आतंकी संगठन माना जाता है,
उनको भी तालिबान और टीटीपी के खिलाफ फिर से सक्रिय किया जा सकता है। एलईडी का इस्तेमाल तो पहले भी हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल, एलईडी का इस्तेमाल 2000 के दशक के अंत में टीटीपी के खिलाफ किया गया था, लेकिन बाद में कबायली इलाकों से उनका सफाया कर दिया गया था। अच्छा। अब शायद इन ज्यादातर पंजाबी जिहादियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पश्तून टीटीपी के खिलाफ दूसरी बार करने की कोशिश की जाए। बाप रे, तो मतलब पंजाबी बनाम पश्तून वाला एंगल भी। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये क्षेत्र में एक और जटिल प्रॉक्सी संघर्ष की शुरुआत का संकेत हो सकता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। इन हमलों के समय पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि ORF विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, ये हमले उस समय हुए जब तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। हाँ, ये टाइमिंग काफी अहम है। हालांकि हमले का तात्कालिक कारण शायद ओरकजई एजेंसी में हुआ वो घात लगाकर किया गया हमला हो सकता है, जिसमें करीब 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मुत्तकी का भारत दौरा वो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान लंबे समय से भारत पर न केवल बलोच अलगाववादी समूहों, जिन्हें पाकिस्तानी अब फितना इल हिंदुस्तान यानी भारत द्वारा प्रायोजित शरारत कहने लगे हैं। अच्छा, ये नया नाम दिया है। हाँ, बल्कि टीटीपी को भी समर्थन और पैसा देने का आरोप लगाता रहा है। भारत तो इन आरोपों का खंडन करता है, जाहिर है। लेकिन विडंबना देखिए, पाकिस्तान की ये कार्रवाई यानी अफगानिस्तान पर हमला तालिबान को भारत के और करीब धकेल सकती है। कैसे? देखिए, क्षेत्र में कई देश पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की ओर देखते हैं। यहाँ वही पुरानी कहावत चरितार्थ हो सकती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसी डायनामिक है जिसने ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान के क्षेत्रीय गठबंधनों को आकार दिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम ORF विश्लेषण और दूसरी उपलब्ध जानकारी को लेखें तो कुछ मुख्य बातें साफ होती हैं। हाँ, क्या है वो? देखिए, ये कथित हवाई हमले भले ही अपुष्ट हों, बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर काबुल पर हुआ हमला तो अभूतपूर्व है। सही। इससे तालिबान शासन की वैधता पर गंभीर दबाव बन गया है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान में बाहरी सैन्य हस्तक्षेप की अपनी सीमाएं हैं और अक्सर इसके उल्टे परिणाम निकलते हैं। बिल्कुल। टीटीपी का मुद्दा और उससे जुड़ी जो जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता है, जिसमें प्रॉक्सी युद्ध की खतरनाक संभावना भी शामिल है, उस स्थिति को और भी उलझा देती है। आने वाले समय में और अस्थिरता की आशंका बनी हुई है और इस समीकरण में भारत का कोण भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है। हाँ। और जैसा हमने पहले कहा, समसामयिक मामलों, विशेषकर UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए इस घटनाक्रम पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं जो स्रोतों पर ही आधारित है। हाँ, बताइए। देखिए, अफगानिस्तान में सैन्य हमलों की सीमाओं और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की प्रबल संभावना को देखते हुए पाकिस्तान अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कौन सी गैर सैन्य रणनीतियां अपना सकता है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या वो घरेलू राजनीतिक दबावों और कथित बाहरी खतरों से प्रेरित होकर टकराव और बदले की कार्रवाई के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जिसे निकलना मुश्किल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसके जो निहितार्थ हैं वो निस्संदेह पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए गहरे होंगे। बिल्कुल। यह निश्चित रूप से एक जटिल और तेजी से विकसित होती स्थिति है। हमें उम्मीद है कि ORF के विश्लेषण पर आधारित ये विस्तृत चर्चा इस मुद्दे को समझने में मददगार साबित हुई होगी। उम्मीद तो यही है, खासकर उन लोगों के लिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं।